सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल के स्टडी ग्रुप 940 में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही जून में जो सप्लीमेंट्री अभी प्रारंभ होने वाली है जून में, उसके लिए सभी दोस्त भाइयों को शुभकामनाएं और आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, साथ ही एग्ज़ाम्स को पास कर लें। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वो सभी प्रश्न हैं जो पूरक वार्षिक परीक्षा में पूछे जाना निश्चित है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न IMP है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। तो प्रश्न पहला है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका जो ऑप्शन है, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल। फिर तीसरा है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो पायरुवेट होता है, इसका विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ध्रुवीकॉक्सान, सिनैप्स और आवेग। तो इसका जो सही आंसर है, उसे हम सिनैप्स कहते हैं। तो Fe2O3 प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के दो अणु की क्रिया जब होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है, इस कारण से एल्यूमिनियम आयरन को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान एल्यूमिनियम ले लेता है। तो यहाँ पर बनता है Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है। फिर अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान। तो लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान घट जाता है, बढ़ जाता है? तो यहाँ पर तो इसमें लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, घट जाता है। तो लघु पठन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होती है तो जो विद्युत धारा का मान होता है वह बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर प्रदूषण समस्या है या स्वच्छ समस्या है? तो हमारे द्वारा जो कचरा उत्पादित होता है उसका निपटान एक गंभीर प्रदूषण की समस्या है। फिर सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है या 30 सेंटीमीटर? तो इसकी जो न्यूनतम अल्पतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
आकाश का रंग नीला दिखता है या पीला दिखता है? तो प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, मतलब जो प्रकाश है वो अपने रंगों में विभक्त होता है, तो जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। 5वां है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या वोल्ट होता है? तो जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक वाट होता है और जो वोल्ट होता है वह विभव का एसआई मात्रक है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं या बैरोमीटर। तो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल का वायुदाब मापा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम एक प्रश्न के साथ 1 से 2 प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। पर अगला है सत्य असत्य लिखिए। तो वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो जो पराक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं या स्वतः अपघटित हो जाते हैं उसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। और जो अपघटित नहीं होते जैसे कांच का टुकड़ा, लोहा, प्लास्टिक का टुकड़ा, ये सब अपघटित नहीं होते, अतः इनको हम अजैव निम्नीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बनता है कि वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये गलत हो जाएगा। फिर डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये सही है। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है या राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर है तीसरा प्रश्न, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो जो पुनरुद्भवन होता है रीजनरेशन, तो यहाँ पर जो पुनरुद्भवन है यहाँ पर पुनः निर्माण होना है। तो हम जितने भी टुकड़े करेंगे उससे एक जितने टुकड़े होंगे उतने ही हाइड्रा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करेंगे। तो ये भी सही है। प्रश्न चौथा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जो अवशोषण शब्द है यहाँ पर अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे जब पानी से हम बर्फ़ बनाते हैं तो जो पानी की ऊष्मा होती है वो ना निकल के उसी में अवशोषित हो जाती है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने को हम जब जल में घोलते हैं तो उसमें बुदबुदाहट होती है। बुदबुदाहट के साथ उसमें कार्ब भाप निकलती है अर्थात जल वाष्प। तो यहाँ पर ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है अर्थात ऊष्मा निकल रही है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो वह ऊष्मा शोषी है और अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वह ऊष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर अवशोषण के बारे में बताया गया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। फिर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात ये असत्य हो जाएगा। फिर है छठवां प्रश्न, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है।
अग्निशमन मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं अधिकारियों के, या जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है, तो वहाँ पर आग बुझाने वाले सिलेंडर रखे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं अग्निशमन। अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, और जब डायबिटीज़ का लेवल हाई हो जाता है तो उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जो शर्करा है उसकी मात्रा नियंत्रित हो सके। फिर है संगमरमर, दूसरा संगमरमर। तो जो संगमरमर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर होता है। सिरका, सिरका को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन यह द्रव धातु है। और बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है। और लिंग गुण सूत्र युग्म जो होते हैं वो X और Y होते हैं। इन्हीं X और Y से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़की होगी या लड़का। अगर मादा का X और पुरुष का Y में गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो लड़का होता है, और यदि मादा का X और पुरुष का X ये दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तो वहाँ पर लड़की का जन्म होता है। तो वंशागति के मुख्य, अगला प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए। तो वंशागति के मुख्य नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। तो जो खतरे के संकेत होते हैं, या जहाँ पर मतलब मोड़ होती हैं, तो वहाँ पर लाल रंग के ही संकेत लगाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इसका प्रकाश है, ये इसका प्रकाश फैलता नहीं है, मतलब, और फैलने के साथ साथ ये इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और अधिक दूर तक जाता है। इसी कारण जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के ही लगाए जाते हैं। फिर है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है इसका व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा में मापा जाता है। फिर है अगला प्रश्न चौथा, एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है। तो जो एमआरआई होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर मतलब जब गंभीर चोट लग जाती है तो डॉक्टरों के द्वारा बोला जाता है कि एमआरआई कराओ। तो जो एमआरआई होती है वास्तव में ये चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और यदि हम अंग्रेजी में बात करें तो ये इसका नाम होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। रक्तदाब क्या है। तो जो रक्तदाब है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं अर्थात जिनमें हमारा रक्त बहता है, तो उस बहते हुए रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों पर जो दबाव डाला जाता है उसे कहते हैं रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर। और एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180
80 mmHg होता है। प्रश्न 6वां, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो जो पादप के तने की जो वृद्धि होती है वह ऑक्सिन नामक हार्मोन्स के कारण होती है। प्रश्न 6वां, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है लिखना है, अथवा किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 7वां, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है, कारण बताना है। तो अंतरिक्ष से जो यात्री होते हैं आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, और वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो अंतरिक्ष होता है वह काला दिखाई देता है। फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कारण बताना है। तो जो ग्रह होते हैं ये अपने से प्रकाश का परावर्तन नहीं करते, या हम ये कहें कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। प्रश्न 8वां, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए। तो विद्युत सेल का ये प्रतीक होता है और धारा नियंत्रण का ये वाला प्रतीक होता है। अथवा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो चालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध है तो ये ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम ये कहें कि जो प्रतिरोध होता है ये L/A ये होता है इसका सूत्र। तो जो प्रतिरोध है लंबाई पर निर्भर करेगा और उसके क्षेत्रफल पर। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो पीतल और जो तांबे हैं ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं और ये दही और खट्टे पदार्थों के साथ मिलकर एक विषैला पदार्थ बनाते हैं। इसी कारण से दही और खट्टे पदार्थ जो हैं पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखे जाते। अथवा है अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण और इसके प्रभाव बताना है। प्रश्न 10वां, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, अथवा है बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखना है। तो बेकिंग सोडा जैसे हम खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तो कांच साफ करने में भी किया जाता है, साबुन उद्योग में भी किया जाता है। और जब हमारे पेट में अम्लता हो जाती है, अर्थात जब हम ज़रूरत से ज़्यादा या ज़्यादा मसालेदार भोजन खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हमको खट्टी डकार आना चालू हो जाती है। तो जो खट्टी डकार है वो पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आती है। तो उसको उदासीन करने के लिए हम या उसको अम्लता को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेते हैं। फिर एथेन की बिंदु संरचना। तो एथेन जो होता है इस तरह की ये संरचना होती है एथेन की, अथवा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये होती है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रश्न 12वां है, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, अथवा ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। प्रश्न 13वां, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, अथवा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। सूत्र। प्रश्न 14 है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण बताइए, अथवा ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 15, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, अथवा ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। प्रश्न 16वां, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है,
इसका केवल रेखा चित्र बनाना है, अथवा वंशागति की प्रथम संतति पीढ़ी ये अर्थात F1 का रेखा चित्र बनाइए। प्रश्न 17वां है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है, अथवा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 18, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखना है। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र बना के हम पादप कोशिका या जंतु कोशिका के किन्हीं भी 2 कोशिकांगों के नाम हम लिख सकते हैं, चाहे वह कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब हम लिख सकते हैं। अथवा प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम लिखना है। प्रश्न 19वां है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखना है, जैसे हम मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम के नाम से भी जानते हैं। अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का रेखा चित्र बताना है। फिर 20वां है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो जो मरकरी होती है ये कमरे के ताप पर द्रव होती है और आसानी से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं, तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है, तांबा। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए, खनिज, अयस्क, गैंग। प्रश्न 21वां है, खुले और बंद रंध्र गलनांक चित्र बनाइए अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। प्रश्न 23वां है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार किस प्रकार बनेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 23वां प्रश्न कि निम्न अभिक्रियाओं के प्रकार लिखना है। अब हमको इन अभिक्रियाओं के प्रकार लिखना है कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट है, तो ये Fe2SO2SO3 में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटना मतलब विघटन अभिक्रिया। फिर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने को हम जल में जब घोलते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो यहाँ है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर तीसरी है आयरन की हम कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं, तो कॉपर की जगह Fe आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। और ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये है विघटन अभिक्रिया। अगली है सोडियम सल्फेट की जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ये उभयधर्मी अभिक्रिया है। उभयधर्मी मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखना है। ये सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की, बस हमको ये समीकरण उठाकर यहाँ पर रख देना है या लिख देना है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है हमारी, ये प्रश्न दूसरे नंबर की, ये उसका आंसर है। तो ये वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी दोस्त भाई और मित्रों से मेरी एक ही आशा है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।